नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर हम अपने किसान भाइयों को अलग अलग विषयों पर जानकारी देते रहते हैं ताकि वे अलग अलग व्यवसाय कर सके और अपनी जीवन यापन कर सके और अपनी आय में भी वृद्धि कर सके। वैसे तो हमारे द्वीप समूह में बहुत सारी फसलों की खेती की जाती है, तो आज हम बात करेंगे दालों की खेती के विषय में। जी हाँ, रबी के मौसम में दालों की खेती और विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर के वेंकटेशन जी। तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि दूरदर्शन केंद्र जो है अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी कदम बढ़ा चुका है। तो इस कार्यक्रम को सजीव देखने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें देख सकते हैं। हमें ट्विटर हैंडल पर जाकर फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर और हमारा फेसबुक आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमें सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है रबी के मौसम में दालों की खेती विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप हमसे पूछना चाहे तो आप इसी वक्त हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो डॉक्टर वेंकटेशन जी, जैसा कि हमारा जो आज का विषय है वो है रबी के मौसम में दालों की खेती, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो दालों की खेती है ये कृषि के क्षेत्र में मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है? तो अभी वो दाल का बारे में बताएंगे, वो ये कैसे मनुष्य का कृषि क्षेत्र में अवस्था हो सकता है करके। वो पहले में मनुष्य अवस्था के बारे में बताएंगे। वो हम लोग डेली रूटीन में खाना खाता है 3 टाइम, उसमें देखेंगे तो आपका चावल दाल सब्जी सब कुछ सब मिलके डेली लेता है। उसमें उस तरह लेने से ही ये बैलेंस्ड डाइट बनता है, तभी वो सारे पोषक हम लोग को मिलेंगे, हम हेल्थी रह सकता है। वो इसका वो मुख्य चीज देखेंगे तो प्रोटीन का ये दाल ही दे सकता है। वो हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी रहता है, वेजिटेरियन भी रहता है। वो नॉन वेजिटेरियन देखेंगे तो मीट वो जो भी होगी वो खाते हैं, मुर्गी हो गया, वो मटन हो गया, एक खाने से वो प्रोटीन का सोर्स वो मिल जाता है। वो वेजिटेरियन का देखेंगे तो मेन वो मिल्क दूध में मिलता है, दूध और वो पनीर टाइप वो दूध का प्रोडक्ट है उसमें भी मिल जाता है। वो इसका और देखेंगे तो दाल ही मेन सोर्स रहता है। ये एनिमल सोर्स का छोड़ के देखेंगे तो दाल ही मुख्य सोर्स रहता है। वो ये इसमें और प्रोटीन का देखेंगे तो 20 से 25% है, ये चावल से 3 गुना ज़्यादा रहता है। वो पर कैपिटा रिक्वायरमेंट देखेंगे तो दाल का डेली कितना हर आदमी लेना है देखेंगे तो 80 ग्राम लेना है। वो अपना अवेलेबिलिटी देखेंगे तो जो लेता है वो देखेंगे तो 3 से 5 ग्राम ही ले पाता है। इसलिए वो खेती दाल का खेती करना आवश्यक है मनुष्य के बारे में। अभी वो कृषि क्षेत्र में कैसे आवश्यक करके बताएंगे। उसमें वो खेती वो हम लोग चावल का करता है, चावल 4-5 महीने रहता है। वो उसके बाद वो किसान लोग छोड़ देता है, नहीं तो दाल करने का समय देखता है, अगर कर पाता तो करता है, नहीं तो छोड़ देता है। ये इस तरह करने से क्या होता है, वो मिट्टी का जो पोषक है वो धीरे धीरे कम होता है, वो साल का साल वो कम होता है। वो उसका वो रिस्टोर करने के लिए वो दाल का फसल इंट्रोड्यूस करके वो करने से, दाल का खेती करने से वो मिट्टी में जो नून जीवन रहता है वो उसका वो बढ़ाता है दाल। दूसरा ये दाल वो पकने के बाद वो तोड़ाई करने के बाद उसका भी वो मिट्टी में मिलाएंगे। मिलाने से और वो जो उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी की वो बढ़ जाता है। अच्छा। इसके बाद वो राइसोबियम करके एक बैक्टीरिया है, वो उसका रूट नॉड्यूल्स में रहता है, वो दालों का रूट में रहता है वो नॉड्यूल बन के। अच्छा। वो भी ये नाइट्रोजन का फिक्स करता है, वो
उसका ये ज़्यादा वो करने से 20 से जी, 25 जैसा कि तक हम वो स्क्रीन करता में है, देख सकते हैं जी। वो करता है। हम्म। ये इस तरह का वो, इसके अलावा वो दाल का रेट भी मालूम है, चावल से पर केजी का ज़्यादा मिलता है। जी, इससे वो फार्म का इनकम भी, फार्मर का इनकम भी बढ़ता है। बढ़ता है। इसलिए जी। वो मनुष्य का और कृषि क्षेत्र का ये दाल का जी, के कहने का तात्पर्य है कि मिश्रित खेती अगर हम करें, यानी कि अगर चावल के बाद अगर हम दाल की खेती करें तो इससे मिट्टी की जो है पोषक तत्व भी बढ़ जाती है और जो है उसमें मनुष्य किसान को जो है फायदा भी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर हमारे द्वीप समूह में अलग अलग मौसम में अलग अलग किस्म की खेती की जाती है, तो क्या दाल के लिए भी कोई सही समय है, किस मौसम में दाल की खेती की जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके? वो अच्छा क्वेश्चन मैडम ने पूछा था। वो मौसम का देखेंगे तो वो बारिश का समय चावल करता है जी, हमेशा। वो चावल का बाद में ही दाल का खेती करना चाहिए। जी, जी, जी। करना चाहिए। वो अच्छा है। वो उसके बारे में वो जी, एक ये बारिश कैसे ख़त्म होता है, अच्छा। उसके बाद वो दाल का सोइंग कर सकता है। इसमें वो नवंबर एंड में नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक में कर सकता है। अच्छा। ये भी वो डिपेंड रहता है बारिश का कैसे करके। अच्छा। अगर बारिश कंटिन्यू होता है, रुक नहीं रहा, फिर आप वो थोड़ा आज एक वीक नहीं तो 10 दिन रुक के उसका बारे में वो देख के फिर सोइंग करना है। अच्छा, मिट्टी का मॉइस्चर भी देख के फिर करना है। मतलब नवंबर या दिसंबर का समय जो है वो सही रहता है दाल की खेती के लिए। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है और आज का हमारा जो विषय है वो है रबी के मौसम में दालों की खेती। विषय से संबंधित कोई भी सवाल यदि आपके मन में हो तो आप हमसे इसी वक्त संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो नंबर्स है आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे द्वीप समूह में की दाल की कौन कौन सी किस्में हैं जिसकी खेती हम कर सकते हैं? वो आप लोगों को मालूम है, वो कैरी इधर द्वीपों में है जी। वो अच्छा है, इसलिए वो दाल में वेराइटीज निकाला है। वो मूंग एंड उड़द दाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। वो द्वीपों में किसान भाई वो मूंग का खेती, उड़द का खेती करता है। उसमें कैरी, ICAR कैरी भी 5 मूंग वैरायटी, 2 उड़द का वैरायटी डेवलप किया है। ये इसका और वो कौपी भी किसान भाई लोग करता है। वो अरगार दाल बोलता है, वो भी कर सकता है। जी, जी। वो कोकोनट का, अरिकनट का प्लांटेशन का बीच में इंटरक्रॉप करके भी कर सकता है। देख रहे हैं जी, जी, अलग अलग वैरायटी के जो है दाल दिखाए जा रहे हैं। हाँ मैडम जी। ये वो मूंग का देखेंगे तो कैरी मूंग 1 से 5 तक है। कैरी उड़द में देखेंगे तो कैरी उड़द 1 से 2 तक है। अच्छा। हाँ, इसमें वो ये 7 वेराइटीज है। वो 7 वेराइटीज ये 60 से 70 डेज का ड्यूरेशन है। ये देखेंगे तो ये ग्रेन टाइप देखेंगे, वो साइज देखेंगे तो बोल्ड रहता है। कैरी मूंग 1, कैरी मूंग 2, कैरी मूंग 5, और वो कैरी मूंग 3 देखेंगे तो वो मीडियम साइज रहता है। अच्छा। उड़द में देखेंगे तो कैरी उड़द 1 मीडियम साइज है, कैरी उड़द 2 बोल्ड साइज है। अच्छा। वो इसका देख के भी जो पसंद है किसान भाई को वो लगा सकता है। वो दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो वो उड़द में कैरी उड़द 1 देखेंगे तो वो थोड़ा डल टाइप का लगेगा कलर। अच्छा। वो कैरी उड़द 2 देखेंगे तो डार्क शाइनिंग रहता है। उसमें से भी पता चल जाएगा ये। वो इसके अलावा ये सारे वैरायटी से बीमारी है वो येलो मोसाइक वायरस करके, उसका रेसिस्टेंट है। चारकोल राट का भी रेसिस्टेंट है। ये मैक्सिमम ये सिंक्रोनस मैच्योरिटी बोलता है। वो देखेंगे तो सारे वैरायटीज एक पार्ट है, वो पार्ट्स है, वो मैक्सिमम एक ही टाइम में मैच्योर होता है। इससे तोड़ाई करने का टाइम इजी रहता है। अच्छा। तो एक ही टाइम में पकता है, इसलिए थोड़ा इजी रहता है हार्वेस्ट तोड़ाई करने। जैसे कि आपने बताया कि हमारे द्वीप समूह में जो है मूंग और उड़द की दाल की खेती
ज़्यादा की जाती है। तो क्या सर ये दालों की खेती करने के लिए किसी प्रकार का फील्ड तैयार करना पड़ता है? वो मैं पहले भी बताया था, वो चावल की खेती खेती के करने के बाद में हाँ, करता है, दाल की खेती। इसलिए वो चावल कटाई होने के बाद ये दाल का खेती के लिए तैयार करना पड़ता है। इसमें 2 बार जुताई करना है, वो 2 बार करना है। वो 10 से 15 दिन का टाइम देख के 2 बार करना पड़ेगा। अच्छा। वो इसमें से वो 2 बार करने से तो वो जो भी वो चावल का स्टेम, वो स्टबल्स है, वो अच्छा से मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए वो भी वो पोषक देता है। वो उसके बाद वो लाइन सोइंग का करना है जी। लाइन सोइंग में कर सकता है। वो दूसरा ये वो जुताई के बाद वो लेवल करना है। अगर खेती लेवल नहीं है, वो बारिश कभी आ गया, ये तो हम लोग रेनफेड में करता है, बारिश रुकने के बाद ही मतलब ये खेती करता है। चावल की खेती करने के बाद जो है जमीन जो है लेवल होना चाहिए। नहीं, वो जुताई करने के बाद लेवल करके फिर दाल का सोइंग करना चाहिए। वो बारिश कभी आएंगे तो भी वो पानी रुकेगा नहीं, वो निकल जाता मतलब है। मेड़ी टाइप जो है उनको तैयार करना पड़ता है ना। और बीच में वो गैप, एक नाला टाइप का बना जिससे कि पानी जो है जमाव ना हो पाए। लंबा फील्ड है तो वो बीच में नाला बना के, वो लेवल फील्ड में बीच में नाला भी बना के छोड़ने से पानी निकल जाता है, ज़्यादा निकल जाएगा। तो सर ये जो दालों के बीज है, इन्हें सोविंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। वो मैडम ने अच्छा पूछा था। वो पहले वो सोइंग करने के पहले वो कौन सा क्रॉप लेना है, वो उड़द लेना है, मूंग लेना, वो पसंद करना है। वो सिलेक्शन करने के बाद वेराइटीज का बारे में सेलेक्ट करना है। अच्छा। अभी मैं बताया था बोल्ड सीडेड भी है, मीडियम सीडेड भी है। वो वेराइटीज का वो अपना फील्ड में कौन सा बीमारी ज़्यादा आता है, अगर पहले खेती करा दाल का क्या, तो उसमें क्या हम लोग का मालूम रहता है, किसान किसान भाई का मालूम रहता है। प्लानिंग करना चाहिए कि किस टाइप का उन्हें बीज लेना है। वो इसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसलिए वो उनका यील्ड है, उपज वो ज़्यादा है उसका, इसलिए वो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का चूज़ करना है। अच्छा। चूज़ करके उसके बाद वो कैसे लगाना वो देखेंगे। तो लाइन सोइंग का अभी वो पहले भी वो पिक्चर में दिखाया था, लाइन सोइंग का। वो उसी तरह का लगाना है। अच्छा। उसमें वो पौधा टू पौधा का वो बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप होना है। वो रो, एक रो से दूसरा रो का बीच में 20 सेंटीमीटर होना है। वो वैसे होने से वो अच्छा उनका यील्ड बढ़ेगा। जी, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रो के बीच में गैप होना बहुत ही ज़रूरी है ना। हाँ जी। ये इससे हम लोग वो वीडिंग बोलते हैं, खरपतवार आ गया तो उसका निकालना इजी रहता है। जी, वो काफ़ी फर्टिलाइजर डालना है, वो कुछ जो भी काम करना है उसमें इजी रहता है। जी। वो उसका एक हर पौधा का इसमें स्पेस मिलता है। हाँ। वो स्पेस का वजह से वो अच्छा उसका बगल में जो पोषक है उसमें अच्छा से खींच पाएगा। अच्छा आ सकता है। जी, और किसान भाई को जो है वो आसानी भी हो जाएगी। जी जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि बीजों को जो है सोविंग करना पड़ता है, क्या इससे पहले कोई ट्रीटमेंट होता है उनका? हाँ, ये एक्चुअली वो इसका सीड बीज ट्रीटमेंट बोलता है। ये इसका बीज ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्यों है ये? वो पहले भी बताया था, नून जीवन वो रहता है, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रहता करके। जी। वो क्या है, वो बेनिफिशियल भी है, वो बीमारी देने वाला भी है। हाँ। इसलिए वो बीमारी देने वाला का वो रुकने के लिए सीड ट्रीटमेंट मुख्य है, बहुत ज़रूरी है। जी, जी। वो उसका अभी तो द्वीपों में ऑर्गेनिक खेती करने के ज़्यादा जोर दिया है। जी, जी। इसलिए वो पेस्टिसाइड्स वो नहीं मिलता है। अगर वो पेस्टिसाइड्स मिलता तो पहले पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का कीट का जो
करता है वो देना है। उसके बाद बीमारी का देना पड़ता है जी। उसके बाद वो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का देना पड़ता है जी। लास्ट में राइसोबियम का देना पड़ता है। ये ऑर्डर पर देने से वो अच्छा रहता है। वो राइसोबियम का देखेंगे। राइसोबियम ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये पहले भी बताया था, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें रहता है, वही राइसोबियम में। वो पल्सेस में रूट नॉड्यूल्स आप पिक्चर भी देख सकता। ये दाल का रूट है, ये नॉड्यूल्स बना रहता है। अच्छा। इसका रूट नॉड्यूल्स के अंदर वो राइसोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये क्या करता है, वो नाइट्रोजन का फिक्स करता है जी। इसलिए वो बीज में भी राइसोबियम का ट्रीटमेंट करेंगे। करने से वो मिट्टी में ज़्यादा बढ़ता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, वो अच्छा से नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स करेगा। अच्छा। वो कैसे सीड में मिक्स करना है, वो पहले उसका एक पैकेट 250 ग्राम एक पैकेट है, वो ये 10 kg सीड का ट्रीट करने का यूज़ करना है। अच्छा। उसमें वो पहले वो कैसे तैयार करना है, वो 50 ग्राम मोलासस है, वो लेना है। अच्छा। वो लेके आधा लीटर पानी में मिलाना है। मिलाने के बाद ये राइसोबियम का उसमें डालना है। उसमें डाल के मिक्स करके फिर बीज डाल के सैड ड्राई में 2 घंटा 3 घंटा सोइंग करने का पहले ये करके सैड ड्राई करके फिर लगाना है। अच्छा। ये इस तरह का लगाने से वो जो मैं बताया ना, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ेगा वो मिट्टी में, वो उसका फ़ायदा अच्छा मिलेगा। जी। अगर कहने का मतलब है, अगर इस तरह की ट्रीटमेंट करके अगर जो हमारे किसान भाई दालों की खेती करें तो उन्हें मुनाफा भी ज़्यादा होगा और पैदावार भी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे कि सर आपने बताया था खरपतवार, कभी कभी जो है अनवांटेड प्लांट्स जो है हमारे खेती के बीच में आ जाते हैं, तो उससे निदान पाने के लिए हम क्या करें और कितने समय पे हमें ज़रूरी हो जाता है इन सब बातों का ध्यान देना कि खरपतवार आ रहा है उसे हटा दिया जाए? वो मैडम ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था। वो खरपतवार देखेंगे, वो ये आपका वो 30% का यील्ड का लॉस करता है। अच्छा। अगर ये खरपतवार टाइमली वो हटा जाता है, वो 30% का वो यील्ड बढ़ता है। वो 2 बार करना पड़ेगा ज़रूर। पहले वो 20 से 25 दिन में एक बार करना है, फिर वो 35 से 40 डेज में और एक बार करना है। अच्छा। ये 2 बार करने से वो उसका मैं पहले बताया ना, वो स्पेस मिलता है, वो जो भी वो खरपतवार पोषक लेता है, हाँ। वो अपना दालों का मिल जाता है। अच्छा। उसमें से अच्छा। वो भी एक हो गया। वो दूसरा ये वो अच्छा सनलाइट हो गया, वो सब कुछ अच्छा से मिलता है दालों का। और वो इसका और देखेंगे तो ये खरपतवार जो है, हाँ। जी जी, खरपतवार की वजह से कभी कभी जो है जो पोषक तत्व है वो जो है हमारे खरपतवार ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो दाल के बीज हैं उन्हें सही पोषक तत्व नहीं मिल पाया था। और वो खरपतवार अभी वो ऑर्गेनिक का हो गया ना मैडम, इसलिए हाँ। वो हेर्बिसाइड भी नहीं मिलता है। हाँ। अगर वो मिलता तो पेंडिमेथिलिन करके है, वो 1 लीटर पर हेक्टेयर में डालने से वो भी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। जी। वो सोइंग करके हाँ। तुरंत लगाना पड़ता है। जी। इसे निकालने का कोई खास तरीका होता है खरपतवार को? वो वैसे नहीं मैडम, हैंड वीडिंग में करना है, आदमी अच्छा। करना खुद हाथ से ही निकालना है। हाँ। और ध्यान देने की आवश्यकता है कि दालों के बीज में कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम ये जानना चाहेंगे, वो एक्चुअली वो रो वीडर हाँ। करके है। जी जी। वो लाइन सोइंग का करता तो वो रो वीडर भी यूज करके निकाल सकते हैं। जी। ये पौधा का बीच में जो हाथ में निकालना पड़ेगा। अच्छा, पौधा के बीच में जो होता है उसे हाथों से निकालना चाहिए ताकि जो है खेती पर कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये जो दालों के बीज है वो कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं?
वो 60 से 70 70 डेज में में। तैयार हो जाता है। जी। वो मूंग का दाल थोड़ा जल्दी हो जाता है, अच्छा, वो मूंग का दाल। 65 हाँ। डेज में आ जाता है। उड़द का थोड़ा लेट होता है, अच्छा। 70 डेज में होता है। जी। तो किसान भाइयों को जो है बार बार उन्हें देखने की आवश्यकता है टाइम के अनुसार, हाँ, तो उन्हें जो है अंदाज़ा लग जाता है कि अब हमारा बीज पक चुका है। हाँ। अब हम तुड़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। ओके। जी। वो अभी उसका पहले वो पानी का मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा हाँ, बताएंगे। ज़रूर। जी। वो हम लोग ये द्वीपों में खेती रेनफेड में करता है, इसलिए मैक्सिमम बारिश का डिपेंड रहता है। अच्छा। वो अगर पानी किसके पास मिलता है इरिगेट करने का, वो ज़रूर वो 2 बार पहले तो सोइंग करेंगे, वो बारिश का साइल मिट्टी का माइचर देख के वो सोइंग करेंगे। अगर वो सोइंग कभी वो मिट्टी अभी हाथ में उठाएंगे, वो गीला नहीं होना चाहिए। वो अच्छा। थोड़ा वो थोड़ा सा सूखा होना चाहिए। थोड़ा सा वो अच्छा से गोल होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा गीला हुई वो हाथ में लगता है, उस समय नहीं करना है। अच्छा। अगर वो उस तरह का करने से वो बीज क्या हो जाएगा, वो अंदर ही वो सड़ जाएगा। अच्छा। सड़ जाएगी, नहीं तो वो बीमारी पकड़ने का ज़्यादा चांस रहता है, जी। ऊपर आने का भी प्रॉब्लम आता है। जी 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 जी। वो इसलिए वो थोड़ा सही टाइम पर करना है। वो एक चीज़ में भूल गया था, वो डेप्थ है ना, सोइंग का समय वो डेप्थ है वो 1 इंच होना चाहिए, नहीं तो 2-3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो बैट्स वगैरह का आ जाएगा वो निकलने के तुरंत। अगर वो ज़्यादा डीप हो गया, वो निकल के आने का भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अंदर अंदर जो है उसमें हाँ। सड़न हो जाएगी। हाँ। अब हम जानना चाहेंगे तुड़ाई के बारे में। जी। वो अभी वो सारे चीज़ ये जो भी वो अभी बताया गया, वो फॉलो करने से वो तोड़ाई का टाइम आ जाता है। वो तोड़ाई का टाइम ये पहाड़ का मैच्योरिटी देखना है। पहाड़ का मैच्योरिटी देख के ये तोड़ाई का करना है। अच्छा। वो पहाड़ पहले ग्रीन रहेगा, वो ग्रीन से वो ब्राउन नहीं तो ब्लैक हो जाएगा, वो तभी वो तोड़ाई का करना है। ये ब्लैक होने के बाद नहीं तो ब्राउन होने के बाद वो सही समय रहता है तोड़ाई के लिए। अच्छा। उसके बाद वो मूंग दाल हो गया, उसमें 2-3 टाइम कर सकता है। एक बार नहीं तो 2 टाइम में तोड़ाई हो जाता है। अच्छा। उड़द दाल में थोड़ा समय भी ले सकता है। जी जी। ये तो हो गई सर तुड़ाई की बातें। क्या जैसे बाकी फसलों को कीट का खतरा रहता है, तो क्या दाल की फसलों के लिए भी क्या कीट से हमें कोई खतरा रहता है? और अगर हाँ, तो इसके लिए क्या निदान है, हम क्या कर सकते हैं? वो दाल का खेती में इधर वो द्वीपों में मेनली देखेंगे तो वो कीट आएगा, वो पार्ट बोरर आता है, वो हैरी कैटरपिलर भी आता है जी। वो बीमारी में देखेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, थोड़ा पत्ती में वो पाउडर टाइप का रहेगा, वो पाउडर मिल्ड्यू बोलता है, वो आता है। वो सेर्कोस्पोरा लीव्स पट करके वो पत्ती में थोड़ा ब्राउन डार्क ब्राउन का रहेगा, वो भी आता है। वो येलो मोसाइक वायरस करके है, वो भी बीमारी है, वो भी आता है। येलो मोसाइक वायरस देखेंगे तो पत्ती वो येलो रहेगा, वो उसका मिड्रिब वेइन बोलता है, वो आपका वो ग्रीन रहता है। अच्छा। वो मोसाइक वायरस है, येलो मोसाइक वायरस है। ये सब ये इधर आता है, कीट है जी, ये आता है। वो इसका पहले इसका कंट्रोल करना आसान है। वो स्टार्टिंग से तब सोइंग करता है उस समय से ध्यान देने से ये कीट का खतरा जो है नहीं रहता है। नहीं रहता है। जी जी। वो अभी सोइंग कर दिया, मैं तो खरपतवार का निकालने का बताया था। हाँ। वो उसका ये सब जो भी मैं अभी बताएंगे वो फील्ड सैनिटेशन बोलता है, कैसे साफ सुथरा रखना है फील्ड का, खेती का। वो खेती का साफ सुथरा रखने से वो जो भी अभी बीमारी कीट है वो नहीं आएगा। अच्छा। वो उसका क्या करना है, पहले ये खरपतवार का अच्छा से निकालना है जी। निकाल के वो मल्चिंग का उसमें ही मिला सकता है मिट्टी के अंदर भी। अच्छा। वो करना है। दूसरा ये एग मास मिलेगा, वो अंडा रहता है ना कीट का, हाँ। उसका देखना है खेती में। अच्छा। अगर कहीं मिल जाता उसका निकाल के दूर फेंकना है, वो खेती में नहीं फेंकना है। अच्छा।
उसके बाद तो वो कीट का ये एगमास रहेगा उसका निकालना है। हाँ। वो खरपतवार का निकालना है। ये सब करने से वो बीमारी का दूर रख सकता है वो जी। ये इसके अलावा वो में केमिकल्स भी मिलता है, वो डालने से भी ठीक है। वो और देखेंगे तो नीम ऑयल है जी। वो भी 0.5% का हर 20 दिन में 15 दिन में डालने से जी। हाँ डालने से ये अच्छा कीट का जो है खतरा हाँ, नहीं रहता, कीट का नहीं जी। आता है। ये तो आपने जैसे कि बताया कि कीटनाशक से हम कैसे अपनी खेती को बचा सकते हैं, सावधानी अगर हम बरते तो जो है कीट का खतरा ही हमें नहीं होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सर ये जो बीज है, दाल है, इनको तोड़ने के बाद क्या उन्हें स्टोर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फसलें तो हम बहुत अच्छी उगा लेते हैं लेकिन स्टोर सही तरीके से ना कर पाने के कारण काफ़ी मात्रा में बर्बादी हो जाती है फसलों की। वो मैडम तो सही बताया था। वो खेती दाल का खेती करने के बाद उसका अच्छा से संभाल के रख के मार्केटिंग तक ले जाना वो ज़्यादा जरूरी है। जी जी। तभी वो तभी फायदा मिलता सही है। फायदा मिलेगा जी। वो थोड़ा करेंगे उस समय ड्राइनेस देखना है, पाड़ का ड्राइनेस देखना है। अच्छा। वो अच्छा से ड्राई करके फिर वो कटा करके गन्नी बैग में रखेंगे तभी वो अच्छा रहता है जी। ये वो ड्राई करने का समय देखेंगे तो वो बुरुकीट्स करके एक कीट है। हाँ। वो उस समय आता है। अच्छा। उस समय आता है। हाँ। उसके लिए वो थोड़ा रुकना मुश्किल है, कैसे भी आ जाता है। अच्छा। उसका कैसे रुक सकता तो वो गन्नी बैग है उसका गर्म पानी में तो उबालना अच्छा। उबाल के फिर अच्छा से ड्राई करके फिर उसमें दाल को जो है भरेंगे। दाल का भरना है जी जी। वो और वो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है जी जी। वो भी वो गन्नी बैग में स्प्रे करके हाँ। उसके बाद भी यूज कर सकता जी जी जी। और वो देखेंगे तो ये गन्नी बैग का गन्नी बैग में गुड़ोन कहाँ वो रखेंगे उस जगह पर ये नीम हो गया, नीम का पत्ती, उसको पोंगमिया का पत्ती हो गया, करंज बोलता ना उसका पत्ती हो गया, फिर ये विटेक्स करके एक अच्छा। ये तीनों का पत्ती वो दाल का गन्नी बैग में अंदर गुड़ोन में भी फैलाने से भी सही तरीके से उसको स्टोर किया जा सकता है। तो सर अब हम चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वो अभी ये दाल का खेती करने से मैं अभी बताया तो वो जो भी इम्प्रूव्ड है मतलब हाई यील्डिंग वैराइटीज़ हो गया, ये लाइन सोइंग का हो गया, ये वीडिंग अच्छा से करना है, वो स्टोर करने का थोड़ा एक कब करना है, उस समय मॉइस्चर वो कम रहना है वो बीज में, वो ये सब सही समय करने से वो अच्छा से स्टोर करने के टाइम कीट वगैरह नहीं आता, ब्रूकिट्स नहीं आता है, अच्छा क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता, वो इनकम अच्छा से मिल जाता है। तो डॉक्टर के वेंकटेशन जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और दालों की खेती के विषय में हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव यदि आप हमें भेजना चाहें तो हमारा जो एड्रेस है नोट कीजिएगा। दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय अवश्य ही पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं,
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी 5